चलिए स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ढंग से सुनेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये काम कैसे करता है जरा उसके बारे में पहले देख लेते हैं। होता क्या है इसके बारे में मैंने पहले हल्का सा हिंट दिया हुआ है कि हमारे पास मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स सेलर है और मिस्टर वाई बायर है। अब तक जो हम लोगों ने देखा था वो सिस्टम कुछ ऐसा था कि मिस्टर एक्स सामान सेल करता था मिस्टर वाई को। इसने 1 लाख का सामान बाय किया, लेकिन साथ ही साथ उसने जीएसटी भी चार्ज किया होगा। यस और नो? मान लेते हैं 10,000 का जीएसटी हुआ, टोटल मिलाकर 1,10,000। कितने का? टोटल मिलाकर 1,10,000। उधर टोटल मिलाकर 1,10,000। ठीक, अच्छा सुनेंगे ढंग से। इसने इस 1,10,000 रुपए को यहां पर पे ऑफ कर दिया और इसने रिटेन रखा था 1 लाख अपने पास और गवर्नमेंट को दे दिया कितना? यही होता था आज तक का हिसाब किताब, जिसको हम लोग कहते थे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या नाम था इसका? इस सिस्टम का नाम था हमारा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन अब हमारा सिस्टम थोड़ा सा उल्टा होने वाला है। सिस्टम उल्टा कैसे होने वाला है? ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने सामान बेचा मिस्टर वाई को 1 लाख रुपीस का और मिस्टर वाई को, समझना ढंग से, 1 लाख रुपए प्लस 10,000 टैक्स का देना है। क्लियर? हुआ क्या कि मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को केवल और केवल 1 लाख का पेमेंट किया, 10,000 रुपए नहीं दिया। और जब मिस्टर एक्स को 10,000 रुपए नहीं मिले तो उसने गवर्नमेंट को कितना रुपए पे ऑफ किया होगा? 0। हाँ, नाउ द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट इज ऑफ मिस्टर वाई। मिस्टर वाई डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे ऑफ करेगा 10,000 रुपए। देखो ना, उल्टा केस हो गया ना। ऊपर वाले एग्जाम्पल में दैट वाज द लायबिलिटी ऑफ द सेलर सप्लायर, while in the other case सेकंड ऑप्शन में हमने देखा दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर और यू कैन से रेसिपिएंट। तो यहां पर सेलर यानी कि सप्लायर के हाथ में लायबिलिटी थी और दूसरे केस में रेसिपिएंट के हाथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ध्यान देना इस चीज को। दोनों केसेस में मिस्टर वाई की जेब से 1,10,000 रुपए निकल रहे हैं। दोनों केस में मिस्टर वाई के हाथ से 1,10,000 रुपए ही निकल रहे हैं। उसको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं पे ऑफ करना पड़ रहा। हाँ, मिस्टर वाई पहले 1,10,000 एक्स को देता था, अब वो 2 पार्ट में तोड़ दे रहा है। 1 लाख डायरेक्ट टू द सप्लायर एंड 10,000 डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग दिस टाइप ऑफ एग्जांपल। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस समहाउ, कुछ ना कुछ इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, लेकिन टुडे इन दिस कंप्लीट सेशन विल डिस्कस अबाउट द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट को जो डायरेक्ट पेमेंट करता है रेसिपिएंट। चलिए सर, कोई एग्जांपल बता दीजिए, हमें भी पता चले। मैंने इसका एक एग्जांपल ऑलरेडी दे रखा है और आज भी जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो वो एग्जांपल आएगा। लेकिन चलिए एक एग्जांपल हल्का सा हिंट समझ लेते हैं कि कहां यूज होगा। हमने बताया था ये इंश्योरेंस कंपनी है, याद आ गया होगा, और इसके कई सारे एजेंट्स हैं। अब एजेंट्स कितने होंगे? लैक्स, थाउजेंड्स, हाँ या ना? अब ये जितने भी एजेंट्स हैं दे आर द सप्लायर। सप्लायर किस चीज के? सप्लायर ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस। ये सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज और ये रेसिपिएंट है इंश्योरेंस कंपनी, है ना? किनकी सर्विसेज ले रही है इंश्योरेंस कंपनी? एजेंट्स की सर्विसेज ले रही है। ये एजेंट है। अब गवर्नमेंट कहे कोई एजेंट इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन लेगा 100 रुपए तो कोई लेगा 1 लाख रुपए, कोई लेगा 5,000 रुपीज, कोई लेगा 50,000 रुपीज। थाउजेंड्स ऑफ सप्लायर्स आर देयर,
सप्लाई जो कर रहे हैं अपनी सर्विसेज की। अब गवर्नमेंट इन लैक्स ऑफ एजेंट्स को पकड़े, गवर्नमेंट इन लैक्स ऑफ एजेंट्स को पकड़े या सीधे इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ ले, क्या अच्छा होगा, क्या सही होगा? सीधे इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ लो, सीधे इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ लो, छोड़ दें उसको, सीधे इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ लो, झंझट खत्म। अरे भाई हाँ, लाख एजेंट्स को रजिस्ट्रेशन करवाना, अब 1 लाख लोगों को हम कहें, 2 लाख लोगों, अब LIC के अलग एजेंट होंगे, SBI के अलग एजेंट होंगे, HDFC के अलग एजेंट होंगे, ICICI के अलग एजेंट होंगे, बजाज एलियंस के अलग एजेंट होंगे, कितने एजेंटों का आप करेंगे रजिस्ट्रेशन और सबको पीछे पड़ना? तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल पिक ओनली वन पर्सन एंड दैट इज द रेसिपिएंट ओवर हियर इन दिस केस। हम इंश्योरेंस कंपनी को भी पकड़ लेते हैं और कहते हैं भाई एक काम करो, एजेंट को सीधे सीधे बोल दो कि उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। बोलो, हम सीधे इंश्योरेंस कंपनी से ही सारा पैसा ले लेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पहले पैसा देगी टैक्स का एजेंट को, एजेंट देगा गवर्नमेंट को। नहीं भैया ये टेंशन ना पालो, सीधे इंश्योरेंस कंपनी से गवर्नमेंट ले लेगी। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड योर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और इसके लिए हम लोगों ने सेक्शन 9 में, मेरी बात ढंग से समझें, सेक्शन 9 में 2 पॉइंट देखे थे अगर याद हो तो, 9 सबसेक्शन 3, 9 सबसेक्शन 4। याद आया कुछ? नहीं। हमने यहां सबसे लास्ट में नीचे आपको सेक्शन रेफरेंस के तौर पर दिया हुआ है, ये सबसे लास्ट में आ गया। बोलो भाई, सेक्शन 9(3), सेक्शन 9(4) क्या है ये? हम लोग ये 1, 2 नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट 3 देखेंगे जो काम का है। ये जो बोल्ड लेटर्स में दिख रहे होंगे ये आपके क्या हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। 2 सेक्शंस थे, 2 सबसेक्शंस थे, सॉरी। क्या क्या कहता है? पहला कहता है कि गवर्नमेंट, अब मैं केवल रिकैप कर रहा हूं, अदरवाइज हमने इसको भी पढ़ लिया है, सेक्शन 9 में ऑलरेडी देखा हुआ है, डिटेल में बहुत अच्छी तरह से देखा था, लेकिन फिर से देख ले रहे हैं क्योंकि अब कंप्लीट चैप्टर पढ़ रहे हैं। कहता है गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ढंग से समझे, सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स, इनको गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। क्लियर है? क्या गवर्नमेंट बताएगी आपको? कौन कौन सी ऐसी सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं या कौन कौन से ऐसे सप्लाई ऑफ गुड्स हैं जिन पर RCM के बेसिस पर रेसिपिएंट से टैक्स लिया जाना है। बोलो। अच्छा, और ऐसे रेसिपिएंट पर टैक्स लायबिलिटी जनरेट होगी। दैट्स इट। कितना आसान है, यानी इतना ही बोला। ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 बस इतना ही पॉइंट बोल रहा है कि हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज और सप्लाई ऑफ गुड्स स्पेसिफाई कर देंगे जिन पर RCM लगेगा। अब वहां ऑप्शन नहीं है। नाउ देयर इज नो एनी सच टाइप ऑफ ऑप्शन टू पे द पेमेंट, टू पे द टैक्सेस डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ द फॉरवर्ड चार्ज सिस्टम, नॉट एट ऑल। नाउ दिस विल बी द होल सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेसिपिएंट टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स। इज इट क्लियर? ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। इज इट क्लियर? चल सकते हैं आगे। तो सर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में क्या बोला होगा? हमने कहा सप्लाई ऑफ सर्विसेज या सप्लाई ऑफ गुड्स, ये तो तय है ना, स्पेसिफाइड होंगे। लेकिन इस केस में एक और चीज तय हो जाती है, स्पेसिफाइड पर्संस। क्या? अगर स्पेसिफाइड पर्सन जो कि रेसिपिएंट है, क्या है? वो सप्लायर से, किससे? जो अनरजिस्टर्ड है उससे प्रोक्योरमेंट लेता है। अब समझ में आई बात? यानी अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और सामान लेने वाला, गुड्स या सर्विसेज प्रोक्योर करने वाला स्पेसिफाइड है तो आएंगे। अब कौन से स्पेसिफाइड पर्सन है, कौन कौन सी स्पेसिफाइड गुड्स है या कौन कौन से स्पेसिफाइड सर्विसेज है जिन पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 लगेगा? हां, प्रोक्योरमेंट अनरजिस्टर्ड से होना चाहिए। देखा जाए, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल, ठीक है बोलते रहो आप, स्पेसिफाई अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी रेसिपिएंट क्या होगा? रजिस्टर्ड होगा। बोलो। अच्छा,
who shall in respect of supply of specified category of goods or specified category of services or both received from unregistered supplier. अब समझ में आई बात? उस पर भी जीएसटी लगेगा, लेकिन आरसीएम बेसिस पर। रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड है उसी को ही टैक्स देना है। क्लियर हुआ? ये 2 पॉइंट क्लियर हैं। अब जरा आते हैं सबसे ऊपर। ये हमारा बेस था जो पहले हमें समझाना था आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले। देखा जाए, नॉर्मली सेलर कलेक्ट्स जीएसटी फ्रॉम बायर एंड पे टू द गवर्नमेंट, बट इन सम केसेस बायर पे जीएसटी डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। दिस इज कॉल्ड आरसीएम। कोई नई बात नहीं। रिवर्स चार्ज, अब इसके कुछ बेसिक्स हैं या फीचर्स समझ लो, ये हम लोग को जानना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले, और हम लोगों ने इसमें से कई पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आरसीएम अंडर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सर्विसेज एज वेल एज गुड्स। तो अभी तो बताया, गुड्स और सर्विसेज। द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर आईटीसी। ओके, अब पेयर कौन है यहां पर? देखो, पहले फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, ये ऊपर वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ये जो बायर पे करता था, इसकी आईटीसी मिल जाती थी ना? नहीं मिल जाती थी? मिल जाती थी। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स चैप्टर में देखा था, आईटीसी मिल जाती थी। हाँ, हमने इनपुट लिया, ये देखो 1 लाख का इनपुट लिया, 10,000 टैक्स दिखा देते थे, बाद में नीचे आईटीसी ले लेते थे, माइनस कर देते। क्या यहां पर आईटीसी नहीं मिलेगी क्या? क्यों नहीं मिलेगी? टैक्स यहां पर भी रेसिपिएंट ने पे किया, अल्टीमेटली रेसिपिएंट नहीं पे किया। अंतर यह है कि उसकी जेब से ना, गवर्नमेंट ने उससे ना लेकर के सप्लायर से लिया। यहां पर भी जेब से तो रेसिपिएंट के ही निकला, लेकिन अब गवर्नमेंट ने सप्लायर की जेब से ना, सप्लायर से डायरेक्ट ना लेकर के रेसिपिएंट से ही डायरेक्ट ले लिया। बस अंतर यही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आईटीसी नहीं मिलेगी। इन बोथ ऑफ दीज 2 केसेस द रेसिपिएंट इज वेरी मच एलिजिबल टू गेट द आईटीसी। इज इट क्लियर? अच्छा, supply should be taxable under the GST. If the supply has been exempted under the GST, no RCM liability. अरे सप्लायर सप्लाई कर रहा है, अगर वो टैक्सेबल है और आरसीएम पर है तो रेसिपिएंट टैक्स देगा। उतना ही निकलेगा जेब से जितना फॉरवर्ड चार्ज में निकलता है। मेरी बात ढंग से समझना। अगर इस केस में ऊपर देखें, अगर यहां पर ये एग्जेम्प्ट रहता सामान, क्या रहता? तो क्या ये 10,000 पे करता? नहीं। तो कितना टोटल पेमेंट होता? केवल 1 लाख। कितना होता? 1 लाख। पक्की बात है। अब 1 लाख का पेमेंट होता तो क्या आईटीसी मिलता? नहीं सर, जब टैक्स पे ही नहीं किया तो आईटीसी कहेगा। सेम यही चीज यहां पर, अगर गुड्स वही गुड्स यहां पर होता तो क्या ये 10,000 गवर्नमेंट के पास जाता? नहीं जाता। तो क्या यहां आईटीसी मिलेगा? नहीं, नहीं, बात खत्म हो गई। सेम वही सिस्टम है, कहीं कोई फर्क नहीं है। तो वहां पर भी टैक्स, अब अगर 100% एग्जेम्प्ट है तो रेसिपिएंट को अब टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। रेसिपिएंट शुड बी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है सर, टैक्सेबल टेरिटरी में होगा तभी वो टैक्स लायबिलिटी आएगी। उसके बाद नॉन टैक्सेबल, अमेरिका में कोई बैठा हुआ है, उसको हम कहें तुम रेसिपिएंट हो, टैक्स दो, वो इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराएगा अपना, इंडियन गवर्नमेंट को कहेगा आओ पैसा वसूल करके दिखाओ। बात समझे? जीएसटी अंडर आरसीएम शैल बी पेड एट द रेट एप्लीकेबल टू रेस्पेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अभी छोड़ देते हैं। देयर इज नो, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हम लोग देखेंगे या देख चुके हैं, ये देखेंगे कि अगर आरसीएम बेसिस पर टैक्स लगता है, इनवर्ड सप्लाई आरसीएम बेसिस पर है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट का कोई लेना देना। मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होती है? 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। हाँ या ना? कोई भी केस हो, अगर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख का केस है, ये थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देखेंगे कि अगर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है तो इट इज ऑफ नो यूज टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी सिस्टम। हाँ या ना? तो यहां पर भी वही बोला है कि अगर कोई इनवर्ड सप्लाई, मैंने कोई सप्लाई ली, मैं रेसिपिएंट हूं, मेरे टोटल सप्लाई, मैं किसी को सामान बेचता हूं 15 लाख, 40 लाख तक हमको माफ है, मैं सामान बेचता हूं 15 लाख तक, तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने कोई सप्लाई ले ली
जो आरसीएम बेसिस पर है और उसके लिए मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पेमेंट करने की, तो मुझे अपना रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही करवाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अच्छा, एनी अमाउंट पेबल अंडर आरसीएम शैल बी पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आप जब भी आरसीएम का पेमेंट करेंगे टैक्स का ना, हमेशा कैश से ही करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स चैप्टर में मैंने फर्स्ट सेशन बता दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर होता है, याद आया होगा। तो जब भी एक वॉलेट की तरह काम करता है, अगर कैश डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर जब आपको लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा, मैं रेसिपिएंट हूँ, मुझे आरसीएम बेसिस पर टैक्स पे ऑफ करना है, इट मींस आई एम नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ दैट अमाउंट ऑफ टैक्स आउट फ्रॉम इट्स ओन पॉकेट। हाँ या ना? उसके बाद आप आईटीसी ले सकते हो। आप ये नहीं कर सकते कि मेरी आईटीसी पड़ी हुई है उसमें से हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दे रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है हम आईटीसी से एडजस्ट करने वालों में से नहीं है। हाँ, आप जो भी टैक्स अब पेमेंट करेंगे कैश से, उसकी आईटीसी आप ले लेंगे, हम उसको मना नहीं कर रहे, लेकिन आरसीएम की जो लायबिलिटी है वो आपको हमेशा कैश में ही करनी पड़ेगी। फर्क समझ में आया? पक्का? ये बेसिक पॉइंट थे जो हम लोग को समझना था। अच्छा, a person who is required to pay tax under reverse charge has to compulsory register, सर बता दिया आपने, आगे बढ़िए। डॉक्यूमेंटेशन छोड़ देते हैं, इनवॉइस इशू करना पड़ता है, छोड़ देते हैं इसको। जब हम लोग इनवॉइस चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये आराम से आएगा कि पेमेंट वाउचर और इनवॉइस इशू करना पड़ता है। मैं रेसिपिएंट हूं, मैं सप्लाई रिसीट कर रहा हूं, कोई सप्लायर दूसरा है, मुझे टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। टैक्स पे कैसे कर लोगे भाई? टैक्स पे कैसे होता है? इनवॉइस के बेसिस पर। सुनना ढंग से, अब तक सप्लायर इनवॉइस इशू करता था, उस पर टैक्स का अमाउंट लिखा रहता था, उतना मैं उसको देता था, तो टैक्स का वो गवर्नमेंट को दे देता था फॉरवर्ड चार्ज में। अब उसने तो मेरे ऊपर 1 लाख का ही बिल काटा, 10,000 मुझे गवर्नमेंट को देना है, उसका बिल कौन काटेगा? मैं खुद। अब समझ में आई बात? क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 9(3). बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनेंगे। 9(3) में ये सर्विसेज नोटिफाइड है, क्या है? अच्छा, ये पूरी लिस्ट है, देखें आप, अच्छी खासी लिस्ट है, थोड़ा ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होना चाहिए। ये गुड्स नोटिफाइड है जो अंडर सेक्शन 9(3) में ही है। तो 9(3) में गुड्स नोटिफाइड है और 9(3) में सर्विसेज नोटिफाइड है। टेंशन नहीं लेने का, बहुत आसानी के साथ खत्म होगा। और 9(4) में गुड्स नोटिफाइड है ये 3-4 बस। तो गुड्स तो बहुत कम नोटिफाइड है, दिख रहा होगा, चाहे वो 9(3) हो चाहे वो 9(4) हो। लेकिन जब सर्विसेज की बात आती है तो एक अच्छी खासी लिस्ट हम लोग के सामने घूमने लगती है। एक एक करके देखा जाए। सुने, ढंग से सुनेंगे, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम लोग की प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी, जब भी यहाँ से बाहर निकलोगे तो भी तुम लोग को हो सकता है 2-4 होना पड़े। सुनो, एक होता है जीटीए, जिसको हम कहते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। क्या नाम देते हैं? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पहले ये सुन लो, पहले ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था, ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था। गवर्नमेंट को टैक्स लेने के लिए मतलब ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं जनरेट हो पा रहा कि इन लोगों से टैक्स कैसे लें। सर बात समझ नहीं। अब देखो ना, तुम लोग यहाँ से नीचे अगर सड़क पर झांको तो तुम लोग को दिखाई देगा एक ठेले वाला सामान लाद करके ले जा रहा है। हो सकता है उस ठेले पर 5,000 रुपए का सामान हो सकता है उस ठेले पर 5 लाख रुपए का सामान हो। देखो ना, नीचे देखोगे कई लोग स्कूटी वगैरह पर कुछ सामान लाद करके ले जा रहे हैं। हो सकता है उस स्कूटी पर 1,000 रुपए का सामान हो सकता है उसी कार्टून में 10 लाख रुपए का सामान हो। नहीं हो सकता। हो जा रही है, एक ट्रक जा रही है, एक ट्रैक्टर जा रहा है, सामान लदे हुए, एक छोटा जो गाड़ी होती है ट्रांसपोर्ट की, छोटी छोटी व्हीकल्स होती हैं, ऑटो वगैरह, देखो ना सारा सामान जा रहा है, पता नहीं चल रहा कहां से आ रहा है कहां जा रहा है, और कोई कंट्रोल एंड चेक नहीं है क्या? गवर्नमेंट ने ये पूरा सिस्टम अनऑर्गेनाइज था, तो गवर्नमेंट ने कहा अब हम इस सेक्टर को पकड़ेंगे और जीएसटी के दायरे में लाएंगे और बहुत आराम से लाएंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा जीटीए वालों यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वालों, तुम लोगों को टैक्स नहीं देना, टेंशन मत लो ना। तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, बीमार क्यों हो रहे हो? हम तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन टैक्स तुमसे ना लेकर के हम रेसिपिएंट से लेंगे। किससे लेंगे? तो तुम लोग क्यों बीमार हो रहे हो? तुम लोगों के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली ना, हाँ या ना? तो जीटीए वाले खुश, उनको लगा उन लोगों ने गंगा नहा ली, उन लोगों ने हाँ कर दिया, विरोध हुआ ही नहीं।
और जीटीए पर टैक्स लग गया, और धीरे धीरे गवर्नमेंट ने ई वे बिल वगैरह का सिस्टम ला करके इसको पूरी तरह ऑर्गेनाइज कर दिया। क्या कर दिया? अच्छा, जब गवर्नमेंट को लगा कि मैक्सिमम लोग अब ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, अब उनका डिटेल आ चुका है, जीटीए वालों को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया, उनको लगने लगा कि भाई हमारे ऊपर तो टैक्स लगना नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराने में क्या दिक्कत है। अब ग्रिप में तो सारे आ गए, रिवर्स चार्ज बेसिस पर टैक्स भी गवर्नमेंट को मिलने लगा इस सेक्टर से, और अच्छा खासा टैक्स मिलने लगा। सुनना, अच्छा खासा टैक्स मिलने लगा। तब गवर्नमेंट ने बाद में कहा आरसीएम पर तो लगेगा टैक्स, अब अगर कोई जीटीए है ना, खुद को रजिस्ट्रेशन करवा करके फॉरवर्ड चार्ज पर टैक्स देना चाहे तो कर लो। देखो, अब उन लोग को भी डायरेक्ट पकड़ लिया। तो अब जीटीए के ऊपर दो तरह से टैक्स लगता है, वो चाहे तो फॉरवर्ड बेसिस पर टैक्स दे, वो चाहे तो आरसीएम पर करवा ले, यानी वो खुद न दे करके कहेंगे रेसिपिएंट से तुम जानो तुम्हारा काम जाने, और हो सकता है जीटीए खुद टैक्स काट ले। बात समझ में आई? क्लियर है? पक्की बात है? तो अब जीटीए फॉरवर्ड चार्ज पर टैक्स काटता है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। हम किसकी बात कर रहे हैं? रिवर्स चार्ज। कि मैं एक जीटीए के पास गया, मैंने कहा मेरा सामान यहां से वहां पहुंचा दो। उसने कहा भाड़ा कौन देगा? मैंने कहा वो सामने वाला। मैंने क्या कहा? सामने वाला। तो सर्विस रेसिपिएंट कौन है, सामने वाला या मैं? मैंने कहा ये सामान कानपुर से उठाओ और दिल्ली पहुंचा दो। उसने कहा भाड़ा? मैंने कहा भाड़ा मैं नहीं दूंगा, जो सामान लेगा वो देगा। तो रेसिपिएंट कौन होगा? अगर भाड़ा मैं दूं तो रेसिपिएंट कौन है? अब देखो ना, सर्विस रेसिपिएंट चेंज हो गया। इफ आई एम पेइंग द अमाउंट ऑफ फ्रेट, देन आई एम द सर्विस रेसिपिएंट। इफ द अदर पार्टी, थर्ड पार्टी इज पेइंग द अमाउंट, रेसिपिएंट सप्लायर, रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स इज जस्ट पेइंग द अमाउंट ऑफ फ्रेट, देन ही इज द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ऑल्सो। जो जीटीए की सर्विस रेसिपिएंट है वो कैसे डिसाइड करोगे? जो एक्चुअल में भाड़ा देगा। चलो 2 मिनट के लिए वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसी को भाड़ा देना है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तब सर्विस रेसिपिएंट कौन? मैं, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूं। अब बात समझ में आई? चलें, लेकिन उसमें भी सिस्टम है कि भाई अगर आरसीएम बेसिस पर कोई रेसिपिएंट है, उसी को भाड़ा देना है, तो तुम लोग को मैंने ये अच्छी तरह बता दिया कि इनवर्ड सप्लाई अगर आरसीएम बेसिस पर है तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना पड़ेगा। ऐसे क्लियर? चलो, कहता है जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सबसे पहले इसी की बात कर रहे हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय ए जीटीए, जो आरसीएम बेसिस पर टैक्स पे करवाना चाह रहा है, फॉरवर्ड चार्ज पर 12% वाला वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मेरी बात समझ में आई? जीटीए है, कौन है? ये देखो, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये फॉरवर्ड चार्ज सिस्टम पर चला जाए या तो आरसीएम पर चला जाए। इसने अपनी सर्विसेज दी किसको? किसी रेसिपिएंट को। अगर ये फॉरवर्ड चार्ज पर टैक्स ले लेता है तो रेसिपिएंट इसको विद टैक्स का पेमेंट करेगा, विद जीएसटी, और टैक्स चला जाएगा टू गवर्नमेंट को, तब तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो फॉरवर्ड चार्ज है। अच्छा, लेकिन अगर रेसिपिएंट टैक्स का पेमेंट ना दे तो आरसीएम बेसिस पर इसी को टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। 12% कहां से आया? ये वाला, ये देखो इधर कहां से आया? इधर से। ठीक है, तो अब इसको देखो, सामने लिखा है सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हु हैज नॉट पेड जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। तो जो फॉरवर्ड चार्ज 12% पर नहीं जाएगा, वहां पर कहां जाना पड़ेगा? आरसीएम में। आरसीएम का मतलब रेसिपिएंट को टैक्स देना है। क्लियर? पक्का? अच्छा, रेसिपिएंट कौन कौन हो सकते हैं? रेसिपिएंट कौन कौन हो सकते हैं जरा देखो। जीटीए है, उसने अपनी सर्विसेज दी किसको? फैक्ट्री को दी, देखो नीचे, फैक्ट्री को दी। दूसरा, सोसाइटी को दी। थर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया। कोई भी रजिस्टर्ड हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो, कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो, एनी कैजुअल टैक्सेबल, तो सारे लोग तो शामिल हो गए, सारे लोग शामिल हो गए, सारे लोग शामिल हो गए, किसी को बख्शा नहीं गया है। यानी अगर कोई जीटीए है वो रेसिपिएंट को सर्विसेज दे रहा है, रेसिपिएंट कोई भी हो,
लेकिन वो फैक्ट्री रजिस्टर्ड होनी चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, ट्रस्ट होने, कुछ भी हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, वो सारे लोग शामिल हो गए, सारे लोग शामिल हो गए। इज इट क्लियर? लेकिन अगर कोई बंदा अपनी फ्रिज कानपुर से मथुरा ट्रांसफर करना चाहे, कौन? कोई बंदा जो सैलरी पाता है, ही इज नॉट अ बिजनेसमैन, उसको अपनी फ्रिज को ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो पहले वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाए। है सैलरी वाला? पॉसिबल है? नहीं। बिजनेसमैन होना चाहिए, फैक्ट्री होनी चाहिए, सोसाइटी रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो रेसिपिएंट। तो यहां इंडिविजुअल जो पर्सनल के लिए अपना सामान ले आ रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए इसमें बात नहीं की गई है, तो उनके लिए नहीं है। इज इट क्लियर? आरसीएम उनके ऊपर नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? अच्छा, तो इसका मतलब वहां फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। अब फॉरवर्ड चार्ज में जब तुम लोग देखोगे तो वहां 5% 12% आएंगे, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। अच्छा, कोई आरसीएम नहीं लगेगा। सोचो, अगर जीटीए की सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, जीटीए की सर्विसेज स्टेट गवर्नमेंट लेती है, जीटीए की सर्विसेज यूनियन टेरिटरी लेती है, जीटीए की सर्विस रेसिपिएंट कोई लोकल अथॉरिटी है, जीटीए की सर्विस रेसिपिएंट कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, और उन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन इसलिए करा रखा है ताकि वो टीडीएस काट सके, तो उनको भी आरसीएम पर देने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, गवर्नमेंट कोई टैक्स देगी? वो भी आरसीएम बेसिस पर खुद अपनी जेब से। गवर्नमेंट ने इसलिए निकाला ये, सुनो, कि आरसीएम कैश में ही पे ऑफ होता है। किस में पे ऑफ होता है? कैश में ही पे ऑफ होता है। आरसीएम किस में पे ऑफ होता है? कैश में होता है। अब गवर्नमेंट कहेगी अपने ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, एक काम करो, तुम आरसीएम के लिए कैश निकालो, कैश पेमेंट करो, फिर हम तुम्हें क्रेडिट देंगे, तुम हम ही से क्रेडिट लेना, हम भी गवर्नमेंट तुम भी गवर्नमेंट, तो फायदा क्या? अब बात समझ में आई? तो इसीलिए इसको हटा, केवल टीडीएस के लिए अगर किसी गवर्नमेंट ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, सीजी, एसजी, यूटी, लोकल अथॉरिटी, कुछ भी हो, तो उसके गवर्नमेंट एजेंसीज, तो उनको कहा गया आपको आरसीएम की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? फर्स्ट इज ओवर, कोई दिक्कत? ये सबसे बड़ा टॉपिक था जो खत्म किया तुम लोगों ने। दूसरा, सीए लोगों को पकड़ लिया गया, सीएस को पकड़ लिया गया, और सीएमए को भी पकड़ लिया गया कि भाई आप लोगों को ना टैक्स देना है फॉरवर्ड पर। अब वकीलों में पता नहीं कौन से सुरखाब के पंख दिखाई दे गए गवर्नमेंट को, आज से नहीं, शुरू से, कि उनको हमेशा माफ किया गया है। ठीक है ना? यहां पर भी उनके साथ सरासर ईमानदारी बरती गई है कि भाई जो एडवोकेट्स हैं, जिसमें सीनियर एडवोकेट्स भी शामिल हैं, सुनना, सर्विसेज सप्लाइड बाय an individual advocate including a senior advocate when they are providing their services directly or indirectly by representations thereof before tribunal, court, etc. to any business entity. Okay, देखो मेरी बात, अब मैं अपनी जमीन का, मेरा पड़ोसी के साथ बवाल चल रहा है। किसके साथ बवाल चल रहा है? पड़ोसी के साथ बवाल चल रहा है जमीन का। सुन लो, हम दौड़े दौड़े गए कोर्ट में, माई बाप हमारा केस निपटा दो। तो माई बाप ने कहा पहले रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करो। अब ये कौन सा बवाल है? मेरी बात समझ गए? तो उनको छोड़ा गया, केवल बिजनेस एंटिटी। अंदर समझो कि अगर कोई बिजनेस पर्सन, बिजनेस एंटिटी कोर्ट केस करता है, अपना वकील के थ्रू काम करवाता है, और वकील उसके बिहाफ पर रिप्रेजेंटेशन वगैरह देता है कोर्ट वगैरह के सामने, तो ऐसी बिजनेस एंटिटी से उस वकील का टैक्स मांगा जाएगा। यानी वो वकील बिल में अपना टैक्स जोड़ता, फिर उस बिजनेस एंटिटी से लेता, फिर गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करता। तो वकील को कहा गया तू किनारे हो जा, वकील को कहा गया तुम लोग किनारे हो जाओ, तुम्हारा जो टैक्स है ना, जो तुम लोग को चार्ज करना था, वो अब तुम लोग बात नहीं, चार्ज ना करके डायरेक्ट किससे ले लोगे? जो बिजनेस एंटिटी जो अपना काम कर, सर्विस रेसिपिएंट से ले लेंगे, बात खत्म।
कोई भी बिजनेस एंटिटी होगी जिसके ऊपर आरसीएम का सिस्टम लगता है उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक, अब यहां पर आएगा उसके लिए टर्नओवर वगैरह है आगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो एनी बिजनेस एंटिटी, ये रेसिपिएंट हो गया जो टैक्सेबल टेरिटरी में अवेलेबल हो, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, उसको अपनी जेब से डायरेक्ट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा आरसीएम बेसिस पर। क्लियर है। दो चीजें अभी तक हम लोगों ने देखी, जीटीए और एडवोकेट्स। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो निपटारा करवाता है, कॉम्प्रोमाइज करवाता है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जानते हो ना, आर्बिट्रेशन नाम सुना है कभी आर्बिट्रेशन का। दो लोगों में लड़ाई चल रही है, मैंने रेलवे को माल सप्लाई किया 5 करोड़ का, रेलवे ने हमको दिया 3 करोड़, 2 करोड़ का घोटाला कर लिया, या कह रहे हैं तुम्हारा सामान सही नहीं था, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं था, ये था वो था जो भी था। अब दोनों में हो गया डिस्प्यूट, अब उस डिस्प्यूट को निपटाएगा कौन, आर्बिट्रेशन के थ्रू निपटाया जा सकता है। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बेसिकली यही काम करता है, तो वो है सर्विसेज सप्लाइड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी। तो अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, वो बिजनेस एंटिटी को इस तरह की कोई सर्विसेज दे रहा है, तो वहां पर भी बिजनेस एंटिटी जो टैक्सेबल टेरिटरी में अवेलेबल होगी उससे आरसीएम बेसिस पर डायरेक्ट गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ये नहीं कहेगी कि तू अपना टैक्स जीएसटी चार्ज करो और रजिस्ट्रेशन कराओ। बात समझ में आई। अच्छा, अभी तक 3 चीजें हम लोगों ने देखी, पहला जीटीए, एडवोकेट्स एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। थर्ड है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी है, बोलो, वो कोई सर्विसेज देती हैं, सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी, तो वहां पर बिजनेस एंटिटी जो टैक्सेबल टेरिटरी में होगी उसके ऊपर टैक्स डायरेक्ट देना पड़ेगा आरसीएम बेसिस पर। इज इट क्लियर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है किसको, बिजनेस एंटिटी को, स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है किसको, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी दे रही है, लोकल अथॉरिटी दे रही है, किसको दे रही है, बिजनेस एंटिटी को। अगर वो सर्विसेज दे रहे हैं तो वहां पर आरसीएम बेसिस पर टैक्स लग जाएगा। अब सुनो, यहां पर कुछ एक्सक्लूजन दिया गया है। देखो ना, हमारे यहां से अभी एक बंदा निकला है, तुम लोग को मालूम है, बंदा निकला होगा ऑफिस से, वो गया होगा स्पीड पोस्ट करने, है कि नहीं। अब स्पीड पोस्ट करने गया है, हम लोग बिजनेस एंटिटी है ना, टैक्स किसको देना पड़ेगा, नहीं हमको तो देना ही पड़ेगा, चाहे फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर हो चाहे रिवर्स चार्ज बेसिस पर हो, दोनों केस में हम ही को टैक्स देना है। एक होता है डायरेक्ट इंपैक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तुम लोग जाओ पोस्ट ऑफिस, तुम लोग अपना स्पीड पोस्ट करवाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जाते हो इसके यहाँ फर्स्ट फ्लाइट कोरियर हो गया, डीटीडीसी कोरियर हो गया, तुम लोग जाते हो कोरियर करते हो तो उसके बाद रसीद मिलती है, उस पर जीएसटी लिखा होता है, हाँ लिखा होता है, लिखा होता है ना, बिल्कुल लिखा होता है। अगर मैं पोस्ट ऑफिस में जाऊं और स्पीड पोस्ट करवाऊं गवर्नमेंट का, और वहां से मैं रसीद लूं, वही चीज जो मैं डीटीडीसी से करवा रहा था, तो क्या यहां पर जीएसटी गवर्नमेंट चार्ज करेगी, करेगी। ऐसे अनफेयर गेम नहीं होगा, लोग लड़ पड़ेंगे गवर्नमेंट से, अरे वाह तुम्हारे यहां कोई आएगा पोस्ट करवाने तुम टैक्स नहीं लोगे, हमारे यहां कोई आएगा तो हम टैक्स लेंगे, तुम तो गेम ही गलत खेल रहे हो। अरे कंपटीशन करना है तो दोनों बराबर कर लेते हैं, या तो तुम भी टैक्स ना लो हम भी टैक्स ना लें, या तो हम भी टैक्स ले और तुम भी टैक्स लो। तो गवर्नमेंट ने कहा शांत रहो, तुम्हारी बात हम समझ गए, तुम भी टैक्स लेते हो हम लेंगे, नहीं समझे। तो वहां पर स्पीड पोस्ट, अगर कोई बिजनेसमैन हो या बिजनेसमैन ना हो, तुम भी अगर जाओगे अपना स्पीड पोस्ट करवाने तो टैक्स तुम लोग दे करके आओगे। हम भी जा रहे हैं तो हम देकर आएंगे, तो वहां आरसीएम कहां से लगेगा, जब गवर्नमेंट दे ही दे रही है तो आरसीएम कहां से लगेगा। तो वहां पर सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है लेकिन यहां आरसीएम नहीं लगा, भले ही किसी बिजनेस एंटिटी को दे या बिजनेस एंटिटी को ना दे। इज इट क्लियर। तो यहां पर देखो, इसलिए इसको एक्सक्लूड किया गया है, इधर देखना है ना, किसको, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज, जो भी वो सर्विसेज देते हैं, जो एक डीटीडीसी सर्विसेज देती है, जो एक फर्स्ट फ्लाइट सर्विस देती है, जो एक इंश्योरेंस कंपनी, नॉर्मली गेम फेयर खेलना है। तो अगर किसी बिजनेस एंटिटी के ऊपर फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर टैक्स लग रहा है
और वही सर्विसेज गवर्नमेंट भी दे रही है, तो भैया वहां पर भी फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर ही लगेगा। गवर्नमेंट अपने लिए आरसीएम नहीं कर सकती उस केस में। अगर गवर्नमेंट कोई एक स्पेसिफिक बेनिफिट दे रही है, सर्विसेज दे रही है जो प्राइवेट वाले नहीं दे सकते, तो उस केस में आरसीएम आ सकता है। अब समझ में आई बात? सर्विसेज, इसको भी हटाया गया, इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंस ऑफ अ पोर्ट और एन एयरपोर्ट। तो कोई भी सर्विसेज अगर गवर्नमेंट देती है, वही बात एयरक्राफ्ट। अब देखो ना, इंडियन एयरवेज, एयर इंडिया गवर्नमेंट का कौन सा है? एयर इंडिया। जेट एयरवेज गवर्नमेंट का है? सहारा गवर्नमेंट का है? नहीं, नहीं है ना ये सब। तो अब बताओ, अब गवर्नमेंट का प्लेन उड़ रहा है, उसमें सब लोग बैठे दांत दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन लोगों से टैक्स अच्छा लिया गवर्नमेंट ने उन लोगों से टैक्स नहीं लिया, मान लेते हैं। और वहीं पर बगल में जेट एयरवेज उड़ रहा है, वहां के कस्टमर दुखी हैं, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आई। तो क्या गवर्नमेंट ऐसा गेम खेलेगी? तो गवर्नमेंट ने मना किया, कहा ना, कोई भी फ्लाइट हो, चाहे गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, हम दोनों केसेस में एक जैसा सिस्टम लाएंगे। यहां पर वही है, देखो ना, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल, चाहे हवा से चाहे पानी से, उनको हटाया गया है। टैक्स तो आप ही को देना है, जो सर्विस रेसिपिएंट होगा उसी से टैक्स ले करके गवर्नमेंट देगी। जैसे स्पीड पोस्ट में जाते हो तुम लोग, टैक्स गवर्नमेंट ले लेती है डायरेक्टली, आरसीएम नहीं लगता। उसी तरह जब आप अपनी एयर की टिकट कटवाओगे तो आपसे डायरेक्ट टैक्स ले लेगी गवर्नमेंट और पेमेंट कर देगी फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर, आरसीएम नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? पक्की बात है, एक्सक्लूड किया गया आरसीएम से। चले, अच्छा एक और पॉइंट, ये दो तो बड़े आसान थे, समझ में आ गए, लेकिन ये क्या है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको माफ नहीं किया गया आरसीएम से, इस क्लॉज से हटाया गया है, और इसलिए मैंने बगल में लिख दिया गो टू एंट्री 5A। जरा नीचे देख लेते हैं, ये देखा जाए। Services supplied by CG, SG, Union Territory, local authority by way of renting of immovable property to a person registered under the CGST Act। अगर गवर्नमेंट ने कोई अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पर दे दी, किस पर दे दी? किराए पर दे दी। किसको दी? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड बंदा है, तो उससे आरसीएम बेसिस पर ही टैक्स लिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी, तो उस केस में आरसीएम बेसिस पर ही टैक्स लगाया जाएगा, जिसने किराए पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है। एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, किराए पर ले सकते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी। गोडाउन्स वगैरह किराए पर होते हैं, वेयर हाउसेस वगैरह किराए पर होते हैं, दिक्कत क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें ट्रक वगैरह मत ले आना, ठीक है ना? अच्छा, सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ये इंक्लूडिंग एडिशनल एफएसआई। ये डेवलपमेंट राइट्स क्या होते हैं? जिसको हम लोग टीडीआर बोलते हैं, जो लिखा है ना, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेरे पास ना ये जमीन है, क्या है, लेकिन हमारे पास पैसा नको, हमें इस पर बिल्डिंग बनवानी है, क्या करें? नहीं, मार्केट में कई सारे इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, हम उनसे कहेंगे मेरे साथ एग्रीमेंट कर लो, हम टीडीआर का तुम्हारे साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट। लैंड का मैं ओनर हूं, बिल्डिंग के तुम ओनर बन जाना, मेरी बात समझना। और हम लोग एक काम करेंगे, जितना भी तुम बनाओगे, 3 मंजिला बनाओगे, 3 फ्लोर बनाओगे, उसमें से 1 फ्लोर हमें दे देना, बाकी 2 फ्लोर तुम रखना है या उसको बेचना है या यूज करना, तुम्हारी मर्जी। हमारा काम हो गया। वैसे हमको 1-1.5 करोड़ रुपए लगता, हाँ है ना? अब बना बनाया हमको फ्लोर मिल गया, जैसे हम चाह रहे थे भाई। डिसाइड नॉर्मली 60-40 का रेशियो होता है, 60% जो डेवलप करता है उसका और 40% ओनर का। नॉर्मली 50-50 भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स। ये समझ में आई बात? तो देखो ना, डेवलपमेंट राइट्स है तो एक तरह से सर्विस ही तो है। सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ टीडीआर,
उसके लिए फिर प्रमोटर जो सर्विस रेसिपिएंट है, प्रमोटर जो ऐसा काम कर रहा है बिल्डिंग बनाने का, टैक्स उससे लिया जाएगा। इज इट क्लियर? पक्की बात है? चलो, अभी तक हम लोगों ने पहला देखा था जीटीए, दूसरा वकील, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट की सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। हाँ बोलो। अच्छा, सुनना ढंग से। लॉन्ग टर्म लीज है अगर 30 साल या उससे अधिक की, कितने साल? 30 ईयर्स और मोर। ढंग से सुनना, लॉन्ग टर्म लीज और केवल जमीन से रिलेटेड, तो यहां पर भी तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई। अच्छा, बाय एनी पर्सन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ अप फ्रंट अमाउंट। सर ये अप फ्रंट अमाउंट क्या होता है, देखा जाए। देखो तरीके क्या होते हैं, हमको ना, मुझे 5 लाख रुपयों की जरूरत है। कितने की? मैं एक बंदे के पास गया, मैंने कहा मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, आज बहुत अर्जेंट है। उसने कहा ना ना 20%, 10% हम क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। क्या लेंगे? वो कब लेगा हमसे ये इंटरेस्ट? 1 साल बाद नॉर्मली। तुम लोग को यही समझ में आता है, 1 साल बाद। उसने कहा ना हम अप फ्रंट इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यानी अब वो हमें 4,25,000 रुपए देगा। 75,000 पहला, वो कहेगा देख ये 5 लाख ले, हमने ऐसे लिया, उसने से 75,000 खींच लिया, कहा ये मेरा पहले साल का इंटरेस्ट, तो हाथ में मिला किया था कितना, 4,25,000। अब समझ में आई? लोन कितना दिया उसने, ये नहीं कह सकते 4,25,000 का लोन मिला, उसने तुरंत अपना अप फ्रंट अमाउंट इंटरेस्ट का चार्ज कर लिया। दिस इज नोन एज अप फ्रंट। अब अगर हम किसी से लीज पर लैंड लेते हैं, जमीन हमने लीज पर ली, तो मुझे किराया देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। और भी लॉन्ग टर्म लीज है 30 साल से ज्यादा, और मैंने वहां पर अप फ्रंट फीस दी है। क्या दी है? जिसको हम लोग प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, पगड़ी बोलते हैं यहां की भाषा में, हाँ या ना? तो अब चाहे उसको प्रीमियम का नाम दो, चाहे सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस या पगड़ी, जो भी नाम दो, और बाई एनी अदर नेम, तो उस केस में प्रमोटर जो सर्विस सप्लाई कर रहा है उसके ऊपर, सर्विस रेसिपिएंट के ऊपर क्या लग जाएगा, आरसीएम बेसिस पर। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट दे रही है वहां पर भी आरसीएम लग रहा है बिजनेस एंटिटी के ऊपर। लॉन्ग टर्म लीज है 30 साल या उससे अधिक, जो अपफ्रंट अमाउंट है, तो वहां पर भी सर्विस रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स लग जाएगा आरसीएम बेसिस पर। इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पर देना और किसी बिजनेस एंटिटी को, और दूसरा मैंने बताया लॉन्ग टर्म लीज 30 साल से अधिक। ठीक है, एक डायरेक्टर है, वो कंपनी को सर्विसेज देता है नहीं देता है? देता है नहीं देता है? देता है। कहता है एक डायरेक्टर है किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट का, तो उस केस में कंपनी के ऊपर टैक्स लगेगा आरसीएम बेसिस पर। किस बेसिस पर? अगर कोई डायरेक्टर अपनी कंपनी को सर्विसेज दे रहा है तो उस डायरेक्टर की सर्विसेज पर आरसीएम बेसिस पर टैक्स लगेगा। इज इट क्लियर? इंश्योरेंस एजेंट मैंने बता दिया, तुम लोगों को बताने की जरूरत है क्या? इसी तरह सेम रिकवरी एजेंट भी काम करता है बैंक के बिहाफ पर। कौन? रिकवरी एजेंट। मान लो बैंक ने किसी को लोन दिया, वो लोन नहीं वापस कर रहा, तो देखो वसूली वाले घर पर पहुंचते है कि नहीं, उनके लिए भी है। तो चाहे इंश्योरेंस एजेंट हो चाहे कोई रिकवरी एजेंट हो, उस केस में जो बैंक होगी उसी के ऊपर आरसीएम बेसिस पर टैक्स लगेगा, ना कि रिकवरी एजेंट के ऊपर। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। खत्म होने वाला है, बहुत कम बचा हुआ है, ज्यादा नहीं बचा है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, और बात कम करो। ऑथर बुक लिखी, क्या बुक लिखने वाले को पता चलता है कितनी बुक सेल हो रही हैं एक्चुअल में? म्यूजिक कंपोजर, क्या उसको पता चलता है कितने लोग उसके गाने सुन रहे हैं? फोटोग्राफर, क्या उसको पता चलता है कितने लोग उसके फोटो को क्लिक कर रहे हैं? आर्टिस्ट, इसी तरह के जो लोग होते हैं वो होते तो सर्विस
सप्लायर हैं, लेकिन वो काम करवाते हैं किसी पब्लिशर के थ्रू, किसी पब्लिशिंग कंपनी के थ्रू, किसी प्रोड्यूसर के थ्रू, किसी म्यूजिक कंपनी के थ्रू, हाँ या ना। अब 50 म्यूजिशियन हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं, लिरिक्स लिखते हैं, सॉन्ग सिंगर्स हैं, ऑथर्स हैं, पब्लिशिंग तो इनका काम कौन करती है? पब्लिशिंग कंपनी, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर। तो कहा गया भैया इन लोगों को छोड़ दो, डायरेक्ट वो लोग सर्विसेज ले रहे हैं, उन्हीं से ले लो पैसा आरसीएम बेसिस पर। अब समझ में आई बात? अगर कोई ओवरसीइंग कमिटी है, वो अपनी सर्विसेज दे रही है आरबीआई को, अब ये ओवरसीइंग कमिटी क्या होती है? अब सर्विसेज किसको दे रही है वो? तो सर्विस रेसिपिएंट कौन है बगल में देखो, तो टैक्स कौन देगा? आरबीआई। लेकिन हाँ, ओवरसीइंग कमिटी क्या होती है? ये आरबीआई कहती है देख तुम लोग ओवरसीइंग कमिटी हो, इसका मतलब तुम लोगों को स्ट्रेस्ड एसेट पर कंट्रोल करना है, स्ट्रेस्ड एसेट्स पर निगरानी रखनी है। अब स्ट्रेस्ड एसेट क्या? जितने भी बैंक हैं आरबीआई के अंडर में काम कर रहे हैं, कोई भी बैंक जो आरबीआई के अंडर में रजिस्टर्ड है, काम कर रहा है, उसके लिए स्ट्रेस्ड एसेट क्या होगी? एनपीए, जो पैसा डूब रहा है, लोन वाला। रीस्ट्रक्चर्ड लोन, कोई लोन था डूब रहा था, उसको बैंकिंग कंपनी ने फिर से रीस्ट्रक्चर कर दिया। रिटर्न ऑफ एसेट, तो भैया ये हमारी स्ट्रेस्ड एसेट हैं जो हमारे ऊपर स्ट्रेस बनाने का काम कर रही हैं, तो इसको देखने का काम कौन करता है? ओवरसीइंग कमिटी। तो ओवरसीइंग कमिटी एक तरह से देखो तो सप्लाई कर रही है अपनी सर्विसेज किसको? आरबीआई को। तो टैक्स कौन देगा? आरबीआई। अब समझ में आई बात? तुम लोगों ने देखा होगा कि आज की डेट में कई कॉल्स आती होंगी तुम लोगों को, आपका ना प्री अप्रूव्ड लोन हो चुका है, आपको लोन दे दिया गया है, क्रेडिट कार्ड, ये वो, दिन भर कॉल्स आती रहती हैं मार्केटिंग बंदों के। ऐसे लगता है जैसे बैंक का कॉल आ गया है कि नहीं, लेकिन वो बैंक का कॉल नहीं होता, मैक्सिमम वो डीएसए का काम होता है, मैक्सिमम नहीं, कुछ फ्रॉड्स भी होते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। डीएसए जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं, इनको कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। मान लो पहले क्या होता था, हम लोग को लोन लेने के लिए बैंक के दर ठोकरें खानी पड़ती थी। अब एक बार किसी बैंक को पता चल जाए इसको लोन लेना है, तो उसका भी एजेंट आएगा, बगल वाले पड़ोसी का भी बैंक का आ जाएगा बंदा घर पे, आपको लोन चाहिए, कितना चाहिए, हमारी बैंक कितने में दे देगी, और कम में दे देगी, ज्यादा में, जो भी हो। ये होती है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स का काम। सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल, तो अब यहां पर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का काम कई लोग करते हैं। अब मैं अकेला हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का काम कर सकता हूं, मैं एज अ फर्म डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का काम कर सकता हूं, मैं एज अ कंपनी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का काम कर सकता हूं। तो यहां केवल वर्ड लिखा है इंडिविजुअल, क्या लिखा है? इंडिविजुअल। तो कहा गया अगर वो सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन इसमें शामिल नहीं है कौन? कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी, हाँ या ना। तो कहा गया कि ये जो इंडिविजुअल सर्विसेज दे रहा है बैंकों को, तो उस केस में बैंकों से ही डायरेक्ट टैक्स ले लिया जाएगा आरसीएम बेसिस पर। इंडिविजुअल अगर सप्लाई कर रहा है तो ढंग से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडिविजुअल सप्लाई करता है, डीएसए का काम, डीएसए की सर्विसेज देता है तो। लेकिन अगर कोई फर्म देती है तो भैया वो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर अपने आप टैक्स ले लेगी। कंपनी है तो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर जाएगा, लेकिन अगर इंडिविजुअल अपनी सर्विसेज देता है डीएसए के तौर पर किसी बैंकिंग कंपनी को, तो बैंकिंग कंपनी अपना सर्विस रेसिपिएंट होने के नाते आरसीएम बेसिस पर टैक्स देगी। बिजनेस फैसिलिटेटर, सेम वही चीज। तो तुम लोग को मैंने बताया, देखो नाम देखो, सुनना, मैंने कहा इंश्योरेंस एजेंट हो, रिकवरी एजेंट हो, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो, या फिर बिजनेस फैसिलिटेटर हो, या फिर ओवरसीइंग कमिटी, सब बैंक से रिलेटेड थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी। बोलो। सुनना, सिक्योरिटी सर्विसेज क्या है? सिक्योरिटी सर्विसेज, सुनना बिल्कुल इत्मीनान से, खत्म होने वाला लास्ट का एक और पॉइंट है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में चलेगा, टेंशन ना लेना। लेकिन कहता है कोई सिक्योरिटी सर्विसेज है प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। हमको ना मेरे इस इंस्टीट्यूट के बाहर ना एक गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, नहीं मिलेगा?
तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, ठीक है। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसी से हम टैक्स ले लेंगे। तो अगर कोई सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, मैं रजिस्टर्ड हूं, कोई अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो मेरे ऊपर टैक्स लग जाएगा आरसीएम बेसिस पर। वैसे भी लगता, लेकिन आरसीएम बेसिस पर मुझे अब गवर्नमेंट को डायरेक्ट देना है। लेकिन इस एंट्री को शामिल नहीं किया जाएगा कहां, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज देती है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट एजेंसीज, जिन्होंने केवल सेक्शन 51 के तहत टीडीएस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, या कंपोजिशन स्कीम में आने वाले लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। फिलहाल डिटेल में और थोड़ा देखोगे इसको, सिक्योरिटी सर्विसेज से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो तुम लोग को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी फिलहाल इतना याद रखो कि सिक्योरिटी सर्विसेज। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो हम लोगों ने देखा था रेंट पर। गवर्नमेंट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पर देती है तो आरसीएम बेसिस पर लगता है। अगर गवर्नमेंट का इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, किसी दूसरे का है, तब तो वो फॉरवर्ड पर लगेगा ही लगेगा। अच्छा, यहां पर देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर where the cost of fuel is included in the consideration charge from the service recipient। अब तुम लोग किसी गाड़ी वाले के पास जाओ और कहो कि हमको कार चाहिए, ट्रेवल करना है, तो उसने कहा 10 रुपए पर किलोमीटर लेंगे, फ्यूल भी मेरा रहेगा, फ्यूल भी, तो लिखा है ना यहां पर इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल। तो कहा गया कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी बॉडी कॉरपोरेट को, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी बॉडी को, तो सर्विस रेसिपिएंट कौन है? तो अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपनी गाड़ी को रेंट पर देने के लिए, जिसमें फ्यूल की कॉस्ट भी शामिल है, और ये सर्विसेज दे रहा है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट को आरसीएम बेसिस पर टैक्स देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? लास्ट सर्विस, ये 1 अक्टूबर 19 से ऐड हुए थे दोनों लास्ट वाले जो तुम लोग पढ़ रहे हो 15-16। फिलहाल सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम एज अमेंडेड। बोरोवर, सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम क्या होती है? तुम लोग असल में अभी इतना कुछ जानते नहीं हो स्टॉक मार्केट के लिए, तो वहां पर सौदे होते हैं, सौदे निपटाए जाते हैं, सेटल्ड होते हैं। मान लो मैंने कोई सौदा उठा लिया और मुझे निपटाना है उसको 2 दिन का, 2 दिन बाद मुझे निपटाना है। मेरे पास तो शेयर है ही नहीं, उठाने के लिए तो उठा लिया था, लेकिन अब मैं दांत दिखा रहा हूं। मैंने मान लो किसी कंपनी के 100 शेयर सौदे उठाए कि मैं बेचूंगा, और किसी ने खरीद लिए, अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? वहां पर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम आई कि सिक्योरिटी भी उधार मिलती है, आप अपना सौदा निपटाइए, हम सर्विसेज दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम पैसा चार्ज करें। बात समझे? हर जगह आदमी अपना फायदा देख रहा है, तो यहां पर भी वही है कि कोई जो ऐसा बोरोवर होगा, सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम का फायदा उठाएगा बोरोवर, उससे उसको टैक्स देना पड़ेगा आरसीएम बेसिस पर। ठीक है, बात समझ में आई? अभी हल्का फुल्का इस चीज को समझो, डिटेल में तुम लोग आगे समझोगे धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे, चाहे यहाँ चाहे दूसरे सब्जेक्ट में। जब तुम लोग स्टॉक मार्केट या तुम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह पढ़ोगे, मार्केट के बारे में जानोगे, तो ये सारी चीजें और डिटेल में जानोगे। अभी तक कोई दिक्कत है? चलो, आईजीएसटी आज हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट्स तुम लोग करके आओगे घर पे इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है। सारे पॉइंट्स जितने भी बताए गए सारे के सारे एक बार इत्मीनान से करोगे, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हमारे ये चैप्टर थ्योरेटिकली पूरी तरह क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।